ये कहानी रवि की है। रवि नोएडा में रहते हैं और एक एमएनसी में काम करते हैं, सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे। अच्छी खासी सैलरी है, घर में मम्मी पापा रहते हैं, छोटा एक न्यूक्लियर फैमिली भी है, खुद का घर भी है, कंफर्टेबल लाइफ है। एक रात को रवि को प्रिया मिलती है किसी पार्टी में। प्रिया थोड़ी पापा की परी टाइप्स हैं। इनके फादर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत पैसा है और सारी सुख सुविधाएं हैं, जीवन में कभी काम नहीं किया है और इंजॉयमेंट सबसे ज़्यादा किया है। रवि प्रिया से मिलते हैं, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और इवेंचुअली ये डिसाइड करते हैं कि अब हम शादी कर लेंगे। लेकिन प्रिया अपने आप को बदलना नहीं चाहती थी और रवि हर हालत में प्रिया को खुश रखना चाहता था। शादी होते ही काफ़ी सारे खर्चे रवि को करने पड़ गए, डिज़ाइनर लहंगा से डेस्टिनेशन वेडिंग तक, एरोप्लेन में जो रिश्तेदार हैं उनकी टिकट से लेकर 16 देशों के अलग अलग खाने को अरेंज करना। वही रवि जो अभी तक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंट थे, अब फाइनेंशियल बैंकरप्सी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर नया फ्लैट लेना, लोन पे लोन, क्रेडिट कार्ड भी पूरे हो गए और इवेंचुअली रवि की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। जब ये बात प्रिया को पता चली तो सिंपैथेटिक होने की बजाय उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गया, अब इस रिश्ते को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि तुम अब मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकते। शादियाँ ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं दोस्तों, और यही शादियाँ ज़िंदगी बना भी देती हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने इसीलिए हमें एक टूल दे रखा है ताकि आप कभी गलत शादी के चक्कर में ना पड़ जाओ, और उसे आप जानते हो कुंडली मिलान के नाम से, या फिर कई लोग अष्टकूट मिलान भी जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि आप कहीं गलत शादी में तो नहीं पड़ गए या गलत रिश्ते में तो नहीं चले गए, क्योंकि शादी के पहले की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है और शादी के बाद की लाइफ बहुत बदल जाती है। तो ये डिसीजन लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो इस सब्जेक्ट की नॉलेज अगर आपको होगी तो आप भी गलत फैसले नहीं लेंगे। आमतौर पे जो कॉमन गलतियां हम करते हैं वो ये है कि 36 गुणों की टेबल देखकर नंबर गिनते हैं कि 36 में से 25 गुण मिल गए, अरे वाह वाह वाह, अब तो शादी कर देनी चाहिए। 36 में से 30 गुण मिल गए, वाह वाह वाह, 8 मिले हैं तो नहीं करेंगे, 15 मिले हैं तो बहुत कम है। कई बार तो ऐसा भी होता है, लोग आते हैं कॉल पर कहते हैं कि शादी तो अपने बाबू से ही करूंगा मैं, पंडित जी गुड़ थोड़े से बढ़ा दो। ऐसे अजीब अजीब केस भी आते हैं। तो ये क्या है पूरा खेल अष्टकूट मिलान का, कुंडली मैच मेकिंग का और 36 गुणों का, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंजॉय करिए। ये एक लर्निंग वीडियो है, इसलिए आप अपने नोट्स, अपनी कॉपी वगैरह अपने साथ रखिएगा। इवन क्योंकि आज हम मैच मेकिंग की बात करने वाले हैं तो आपको 2 लोगों की डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन गूगल पे जाइए, टाइप करिए कुंडली मैच मेकिंग, वहाँ पे कई सारे सॉफ्टवेयर, कई सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर जाइए, अपनी और अपने पार्टनर की डिटेल्स फिल कर दीजिए। शादी हो गई है तो वाइफ की ही करिएगा या हस्बैंड की करिएगा, शादी नहीं हुई है तो गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की कर सकते हैं, कोई नहीं है तो अपने पड़ोसी या पड़ोसन की ही डिटेल डाल दीजिए, वो भी नहीं है तो मोदी जी के साथ अपनी मैच मेकिंग आप कर सकते हैं। कितना सीरियसली हमें इसे लेना चाहिए और एक्चुअल में मैच मेकिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों ये मैच मेकिंग का जो टॉपिक है यहाँ से अब स्टार्ट होता है। आई होप आपने सारे बंदोबस्त, हथियारों के बंदोबस्त कर लिए होंगे। आपको हमेशा इस तरह की एक टेबल दिखती है जिसमें ये कुछ नाम लिखे रहते हैं, वर्ण, वश्य, तारा, यूनि, ग्रह मैत्री, गण, भकटु और नाड़ी, और इनके आगे एक पॉइंट्स हैं, एक पूरी पॉइंट की टेबल है। सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं नाड़ी को। आउट ऑफ 36 8 नंबर इसी के हैं, यानी कि मोर और लेस ये 22% हो जाता तकरीबन। अकेले नाड़ी 22% इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंस रखता है भकटु। अब अगर आप भकटु और नाड़ी को मैच कर दोगे तो ये ओवरऑल 42% के आसपास हो जाता है। यहाँ पर हमारे एंसेस्टर्स हमें ये बताना चाहते थे कि इन 8 टेबल में से ये 2 नीचे वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 क्राइटेरिया पर चेक की जा रही है कि आपकी कंपैटिबिलिटी सामने वाले के साथ अच्छी है या बुरी है। उन 8 कैटेगरी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भकटु और नाड़ी, ऐसा हमारे एंसेस्टर्स ने हमको मैच मेकिंग के इस कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहे हैं। एक एक करके सब डिकोड करेंगे, इसलिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। और शुरुआत हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी के साथ ही। दोस्तों नाड़ी क्या है, किस तरह से डिसाइड होती है और ये क्या इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में। नाड़ी 3 तरह की होती हैं, डिसाइड आपके जन्म के नक्षत्र से होती है। जैसे यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हो ना, यहाँ पर जो भी आपका जन्म का नक्षत्र, फॉर एग्जांपल आप ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हो तो आदि नाड़ी आपकी है। आप विशाखा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो अन्य नाड़ी आपकी है। आप चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो मध्य नाड़ी आपकी है। आई नो कि आपको कभी भी ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस टेबल में अपने आप सब कुछ कैलकुलेट होकर आ जाएगा, बट इसके पीछे का थोड़ा बहुत लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो 3 तरह की नाड़ी होती है, आदि, अंत और मध्य।
अब इन 3 में से ही आपकी कोई एक नाड़ी होगी। ये सेम नाड़ी आपके पार्टनर की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी भी आधी नाड़ी और उसकी भी आधी नाड़ी है तो इसे बोला जाता है नाड़ी दोष। तो आपकी नाड़ी उसकी नाड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। इससे होता क्या है, नाड़ी दोष हो गया तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए इससे बेबी होने में प्रॉब्लम आती है, बच्चा होने में दिक्कत होती है, प्रोजनी करने में प्रॉब्लम आती है, और अगर बेबी हो भी जाए तो बेबी मंद बुद्धि होता है, बेबी का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता, वो पूरी तरह से एक हेल्दी बॉडी नहीं लेके आया होता है। ऐसा हमारे एंसेस्टर्स क्लासिक्स में लिखा हुआ है, इसलिए नाड़ी दोष को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। यही नाड़ी दोष अगर आपके साथ आपकी मैचिंग में मिल जाता है तो शादी के बाद तबीयत ज़्यादा खराब होने लग जाती है, डॉक्टर साहब के पास आपको ज़्यादा विजिट करना पड़ता है। कई लोगों को आप देखोगे कि शादी से पहले बिल्कुल चंगे थे, शादी होने के बाद अब आए दिन कोई बीमारी है, आए दिन कोई परेशानी है, आए दिन कोई कष्ट हो रहा है हेल्थ वाइज। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बेबी और आपकी हेल्थ को बताता है। दैट इज़ वाई नाड़ी को मिलना बहुत ज़रूरी है। अब आमतौर पे क्या होता है, लोगों की शादी यही कैंसिल कराता है, नाड़ी मिलती नहीं है लोगों की जल्दी। इसमें कुछ एक्सेप्शन रूल्स भी हैं जिससे आप बच सकते हो। यहाँ पर मैंने वो भी मेंशन किए हैं कि अगर आप दोनों के नक्षत्र सेम है लेकिन उसके जो पद हैं वो डिफरेंट हैं तो नाड़ी दोष कट जाता है। हर एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चित्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि चित्रा 1 में है, चित्रा 2 है, चित्रा 3 है या चित्रा 4 है। वो जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होगे उसमें ये मेंशन होता है। तो अगर आप चित्रा 1 के हैं और आपका पार्टनर चित्रा 4 का है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो गया, अब आप बच गए। तो ये है नाड़ी दोष कैंसिल होना, या इसे कहते हैं परिहार हो जाना, यानी कि अब वो चीज़ कैंसिल आउट हो गई, अब आप पे काम नहीं करती। तो कई बार टेबल में 0 लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन आप जब डीपली चेक करोगे पद अगर डिफरेंट है तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता। अब आप में से कई लोग होंगे जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और नाड़ी दोष मौजूद है उनके हॉरोस्कोप में। नाड़ी दोष का कोई उपाय नहीं होता है। नाड़ी दोष के काफ़ी लोग बोलते हैं शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय करना चाहिए, बट मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में उसमें कोई उपाय काम करता हुआ नहीं देखा है। अगर आपने देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आप भी नाड़ी दोष की अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट 8 टेबल में से जो सेकेंड लास्ट है वो है भकटू, और इसे मैं भी जनरली बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि नाड़ी दोष से तो एक बार आप बच भी जाओगे। आजकल मेडिकल प्रोसीजर इतने ज़्यादा हो गए हैं, IVF, सैरोगेसी, कि आप बेबी प्रोजनी कर लोगे सब कुछ, लेकिन भकटू दोष सबसे इंपॉर्टेंट है। भकटू बताता है रिस्पेक्ट के बारे में, कि आपका पार्टनर आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेगा। कोई भी रिलेशनशिप हो, मोहब्बत प्यार वाली, इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और हमको चाहिए फुल इज्जत, ऐसा सबका एटीट्यूड होता है। हमें लगता है कि प्यार के रिश्ते में प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नो, प्यार के रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये भकटू दोष उसी रिस्पेक्ट के बारे में बताता है। अगर आपका और आपके पार्टनर की आपने मैचिंग करी और 7 में से 0 मार्क्स आ गए, इसका मतलब है शादी के 2.5 साल के बाद रिस्पेक्ट करना ये पार्टनर कम कर देगा, और शादी के 8 साल के बाद तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि घर में कोई है भी, हम अपनी ज़िंदगी में मस्त, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त, ऐसे थोड़े चलते हैं रिश्ते। इसलिए भकटू का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर भकटू नहीं मिल रहा है तो उसमें आप गौरी शंकर रुद्राक्ष दोनों पार्टनर पहन सकते हैं, और कुंडली में शुक्र ग्रह को देखकर उसके उपाय कर इसको ठीक किया जा सकता है। तो भकटू और नाड़ी, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों वो है गण। तो गण 3 तरह के बांटे गए हैं, राक्षस, मनुष्य और देवता। अब आप इसको एक तरह से मेटाफोरिकली लीजिएगा, कोई असल में तो हम सभी इंसान ही हैं, कोई देवता या राक्षस नहीं है, बट फिर भी जो लोग देवता गण के हैं, कौन होंगे देवता गण के, जो इन नक्षत्रों में पैदा हुए होंगे वो सभी के सभी देवता गण में आ जाएंगे। आपकी कुंडली में ये चीज़ मेंशन होती है, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे उसमें आपका जन्म का नक्षत्र मेंशन होता है, या फिर आप गूगल कर सकते हो कि मेरे जन्म का नक्षत्र क्या है, कैसे फाइंड आउट करें, वो डिटेल्स मांग कर आपको बता देगा। दोस्तों यहाँ पर जो गण है, अगर आप देवता गण के हो तो यूजुअली ऐसे लोग देवता जैसे होते हैं, यानी कि चाहकर भी बुरा ना करना किसी का, मन में बहुत ज़्यादा लालच ना रखना, और सबका भला करना, सबकी मदद करते रहना, जितना हो सके उतना अच्छा बोलने की कोशिश करना, लोगों को आगे बढ़ते देखकर खुश होना, ये सारी चीज़ें देवता गण वाले लोग करते हैं। मनुष्य क्या होता है, थोड़ा देवता होता है, थोड़ा राक्षस होता है, यानी अच्छी अच्छी बातें भी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसके क्लियर भी हैं कि गलत नहीं करना है, औरतों का सम्मान करना है, बूढ़ों का सम्मान करना है, लेकिन थोड़ा सा ये राक्षस भी है। रात को 2 पैग लगा लेना है, देर रात तक जगना है, और दुनिया भर की मायावी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना है। और जो राक्षस प्रकृति का, राक्षस गण का है, यानी कि वो व्यक्ति जो इन सारे नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में पैदा हुआ है,
ये राक्षस देर से सोना, ज़्यादा खाना खाना, जल्दी जल्दी खाना खाना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होगी। लोग थोड़ा सा गुस्से में जल्दी आ जाना, लोगों को डांट डपट देना। अब सिंपल सा मैथ से यहाँ पे कि देवता की शादी देवता से होनी चाहिए, मनुष्य की शादी मनुष्य से या फिर देवता से होनी चाहिए, राक्षस वालों की शादी सिर्फ दूसरे राक्षस से होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया कि अगर दोनों के गण सेम होते हैं तो 6 पॉइंट्स मिलेंगे, देवता और मनुष्य को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। राक्षस विद देवता और मनुष्य बहुत बुरा है, यानी एक राक्षस की शादी आप मनुष्य से करा दोगे तो खा जाएगा उसे, देवता से करा दोगे तो रोज झगड़ा करेंगे। तो इसको हटाना, थोड़ा सा बाइकआउट करना चाहिए, थोड़ा सा इसको समझकर। ये आपके एक तरह से नेचर के बारे में बताता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका सोचने का तरीका कैसा है। और यहाँ पर इसको दिए गए हैं 6 नंबर, यानी कि ये भी कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, वो है ग्रह मैत्री का पॉइंट। ग्रह मैत्री में आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो डेली लाइफ है, डेली इंटरपर्सनल जो स्किल्स है, क्योंकि बाबूजी जरा आज धनिया लेकर आना है, हम नहीं लाएंगे धनिया, धनिया लाने का काम हमारा, आप ऐसे वाले हो। या अरे ओके ब्लिंकिट से अभी मंगा लेता हूँ आपके लिए धनिया, मोहतरमा जी, आप इस तरह वाले हो। तो ये ग्रह मैत्री बताती है। इसको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आपके 5 में से 3 भी आते हैं तो इट्स वेल एंड गुड कि आप डेली लाइफ में कंपैटिबल हो, अच्छे खासे डेली लाइफ में जो कोर्स होते हैं एक दूसरे के साथ उसको अच्छे से संभालो। 3 नंबर से कम है तो वेरी बैड, 3 से जितना ज़्यादा है उतना अच्छा, 3 4 5 है बहुत अच्छा है। तो ग्रह मैत्री भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेली लाइफ के बारे में बताता है कि डेली लाइफ आपकी कैसी जाएगी आपके पार्टनर के साथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पहलू शादी का, मैरिज का और आता है, जिसे आप योनि कहते हो। ये आपकी फिजिकल रिलेशनशिप, आपकी इंटीमेसी के बारे में बताता है। योनि को 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपके जन्म के नक्षत्र से, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जन्म का नक्षत्र आपके मेंशन है, सारे के सारे नक्षत्र यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। और इस जन्म के नक्षत्र में आप किस एनिमल के हो, कौन आपका स्पिरिट एनिमल है, आप ये भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति सतभिक्षा नक्षत्र में जन्म लिया है, सतभिक्षा नक्षत्र में जन्म लिया है तो वो घोड़ा है, और घोड़े की नहीं बनेगी बफेलो के साथ। तो अब आप देखिए बफेलो में जो लोग जन्म ले रहे हैं, स्वाति और हस्त, इनके साथ इसको शादी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए, अदरवाइज इसकी फिजिकल रिलेशनशिप्स हैम्पर हो जाएंगी। तो सतभिक्षा नक्षत्र जन्म वाले व्यक्ति को स्वाति और हस्त से बचना चाहिए। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, अगर आप ले सपोज चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप एनिमल है टाइगर, और टाइगर का एनिमी होता है काऊ। तो जो भी व्यक्ति काऊ में पैदा हुआ है, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का है, चित्रा वालों को इससे शादी करने से बचना चाहिए, अदरवाइज फिजिकल रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये पूरा मैथ्स लगाया जाता है और आपको आउट ऑफ 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये भी मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर 4 में 4 ना मिले, 4 में अगर ये 2 नंबर भी मिल जाए ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एक हेल्दी मैरिज के लिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये तारा का पॉइंट है। तारा दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट ये भी है क्योंकि तारा बताता है कि एक दूसरे के लिए आप कितने लकी हैं। अभी मैंने शुरुआत में आपको रवि और प्रिया की कहानी सुनाई ना, प्रिया ज़िंदगी में आई, रवि बैंकरप्ट हो गया। ऐसे कई कहानियां और भी हैं कि एक लड़की या लड़का कभी लाइफ में आया तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो गई। पहले बहुत ज़्यादा नशेबाजी करते थे, गाड़ियों में घूमते थे, दोस्तों के साथ गेड़ियां लगाते थे, घर में किसी की सुनते नहीं थे। जैसे ही शादी हुई वाइफ ने टाइट करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे भाई साहब ठीक हो गए हैं। अब ये गुंडे से ही अच्छे खासे इंसान, एक पारिवारिक फैमिली मैन बन गए हैं। तो ये क्या होता है, शादियां लोगों को आबाद भी करती हैं। तो भाग्यशाली है ये शादी कि इसमें भाग्य नहीं पड़ेगा, आपको अपने भाग्य के सारे जीना पड़ेगा। ये पॉइंट बताता है तारा। तो तारा में आपको अगर 3 में से 3 पॉइंट मिल जाएं, इट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर इसमें 1.5 पॉइंट भी आपको मिल रहे हैं टेबल में तो ये एवरेज मैच है, आप इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वश्य। वश्य में 2 पॉइंट्स मिलते हैं और ये इसमें आपकी राशि के अनुसार आपको या तो जानवर, कीड़ा मकोड़ा, ह्यूमन या फिर जलचर या फिर आपको वनचर की कैटेगरी में बांटा जाता है। अब आप अपनी राशि के हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन से हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि 2 बार मैंने सजिटेरियस मेंशन किया है। तो राशि में आप यहाँ पे चंद्रमा की डिग्री वगैरह भी देखनी पड़ती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर मैं बता दूँ कि अगर आपकी 0 से 15 डिग्री है तो आप ह्यूमन हैं सजिटेरियस में, 16 से 30 डिग्री में आप एनिमल हैं सजिटेरियस के अंदर। इसी तरह से कैप्रिकॉन में अगर 0 से 15 डिग्री का है तो एनिमल है, और 16 से 30 डिग्री का चंद्रमा है आपकी कुंडली के अंदर तो आप जलचर हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने वैसे भी कहा कि आपको ये चीज़ खुद से कभी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होगे उस सॉफ्टवेयर में ये लिख कर चला आएगा।
वश बताता क्या है? वश आपकी और आपके पार्टनर की मेंटल कंपैटिबिलिटी के बारे में बताता है कि आपके जो सोच विचार हैं क्या वो दूसरे से मिलेंगे, दूसरा वाला उतना समझ पाएगा आपको। कई बार इशारों इशारों में बातें हो जाती हैं, लोग समझ जाते हैं, ठीक है, और कई बार कहने के बाद भी सामने वाला नहीं समझता, इवन उसका ओपिनियन हमेशा आपके ओपिनियन से उल्टा रहता है। वश इस चीज़ को बताता है कि ये जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है ये जमेगी या नहीं जमेगी। और लास्ट का जो दोस्तों हमारा पॉइंट है वो है वर्ण। यहाँ पर आपको 4 वर्ण मिलेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसका आपकी जाति से कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी भी जाति में जन्म ले सकते हो, लेकिन आपका वर्ण हो सकता है कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट आए। और ये डिसाइड कैसे होता है? सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए ये सारी राशियों के नंबर है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब जो लोग मेष, सिंह या धनु राशि के हैं ये क्षत्रिय वर्ण के हैं। जो लोग वृषभ, कन्या या फिर मकर राशि के हैं ये वैश्य वर्ण के हैं। वैश्य मतलब बिजनेसमैन। जो लोग मिथुन, तुला और कुंभ राशि के हैं शूद्र वर्ण के हैं। शूद्र वर्ण मतलब जो लोग सर्विस देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। जो लोग कर्क राशि के हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के, मीन राशि के, ब्राह्मण वर्ण के। ब्राह्मण वर्ण मतलब जो लोग एजुकेशन का काम करते थे या फिर जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो दोस्तों आप पर्सनली किसी भी जात के हो सकते हो, लेकिन कुंडली के अकॉर्डिंग आपको इन वर्ण में कैटेगराइज किया जाता है। वैसे भी वर्ण और जाति का कोई लेना देना नहीं होता, वर्ण आपके काम करने के तरीके से डिसाइड होता है। अब यहाँ पे जो वर्ण है ये थॉट प्रोसेस, आपके सोचने का तरीका कैसा है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो पढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है। अगर आप शूद्र हैं तो जो कुछ भी है पढ़ लिख के, सीख के, कमा के दूसरों की सेवा में लगाना है, दूसरों की हेल्प करनी है। वैश्य वर्ण है तो 2 का 4 और 4 का 14 कैसे बनाना है ये दिमाग चलता है। और क्षत्रिय वर्ण के हैं तो यू आर अ प्रोटेक्टर, आपको प्रोटेक्ट करना है अपनी फैमिली को, खुद को, अपनी लाइवलीहुड्स को। ये एटीट्यूड होता है, मोटा मोटा मैंने इसको बाइफरकेट किया है आपके लिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है, थॉट प्रोसेस। अगर ये मतलब ये ना भी मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरह का है। तो दोस्तों ये था पूरी एक टेबल जिसमें मैंने आपको 8 के 8 का मतलब क्या होता है ये समझाने की कोशिश करी है। दोस्तों अब असली बात कि पंडित जी कितने गुणों में शादी कर लेनी चाहिए और कितने गुणों में शादी अवॉइड करनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कुछ बताना चाहूँगा। कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कभी भी नंबर देखकर खुश मत होइए कि 25 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, क्योंकि अच्छी खासी 28-32 गुण मिलने वालों के भी डाइवोर्स हो जाते हैं और 8 या 15 गुण मिलने वालों की भी शादियां चल रही होती हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, शायद उनकी कुंडली कभी नहीं मिलाई गई होगी, उनको बस उनके पेरेंट्स ने बोला कि पंडित जी ने नाम से, राशि से कुछ मिला विला के शादी कर दी, शादी चल रही है वो। हाँ मानता हूँ कि आपके पेरेंट्स खूब लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे एक दूसरे के साथ, बट शादी चल रही है, उसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं वो समझना ज़रूरी है। जब भी आप किसी सीरियस हैं शादी के लिए, आप मैच मेकिंग करना चाहते हैं, नाड़ी और भगटू ज़रूर देखिए, बाकी चीज़ों को आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। ये दोनों मिलना बहुत ज़रूरी है। ये मिल गया, ये पहला स्टेप है। उसके बाद या तो आप खुद या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प से उस सामने वाले व्यक्ति का मैरिज हाउस ज़रूर देखिए। 7th हाउस, क्या 7th हाउस कोई डाइवोर्स का योग तो नहीं है, कहीं जल्दी से निपट जाने का योग तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है इस व्यक्ति को जो लाइलाज बीमारी हो लंबे समय में। आपने शादी करी, उसको ब्लड कैंसर हो गया, अब क्या फायदा शादी का। आपने शादी करी, वो बिस्तर पे पड़ा सामने वाला, क्या फायदा। आप देखिए कि उसके पास लक है कि नहीं है, वो किसी के घर जाकर उसको तहस नहस करेगा या बरकत लेकर आएगा, ये 2nd हाउस से देखा जाता है। इसमें हो सकता है आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेनी पड़े, लेकिन अगर आप खुद सीख रहे हैं देखते देखते, तो आप मेरे वीडियोस देख देख के भी थोड़ा आधे बहुत एस्ट्रोलॉजर या पंडित बन ही चुके होंगे। आप ये काम खुद भी कर सकते हैं। कभी भी नंबरों का धोखा मत खाइएगा। ये नंबर्स आपको एक सिंबल, एक मतलब देने के लिए हैं। इसमें नाड़ी भकटू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की चीज़ें थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। आज के समय में ये उतना रेलेवेंट भी नहीं रह गया है। बस आज के समय में आपने कुंडली मिलान किया, उसके बाद ग्रह मिलान करिए और उसके बाद नक्षत्र मिलान करिए। पूरा प्रोसीजर होता है, तब जाकर आप फाइनलाइज करिए कि आपको किससे शादी करनी है। आई नो आप कहोगे पंडित जी जब दिल मिल गए तो कुंडली मिलाकर क्या करेंगे। ऐसे डायलॉग मैंने बहुत सुने हैं और ऐसे लोगों के साथ फ़ोन पे बहुत बातें की हैं जो डाइवोर्स की डेट पूछ रहे हैं कि दिल मिले थे एक टाइम पे, अब डाइवोर्स के लिए भी आप डेट निकाल दो। तो ऐसा होता है, कुंडली मिलाइए, ग्रह मिलाइए, सब कुछ चेक कर कर, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला आपकी लाइफ का, आपको लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, आप बोर हो जाओगे। ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हो, मैरिज के किसी और पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहते हो, या किस पॉइंट पे हमारा नया वीडियो आप चाहते हैं,
कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ आप सभी के लिए एक न्यूज़ है, 18-19 अक्टूबर को हम लॉन्च कर रहे हैं क्रिस्टल और जेम्स की एक वर्कशॉप जो कि ऑनलाइन होगी, 2 दिन तक चलेगी। और यहाँ पर कौन से क्रिस्टल किस तरह से एनर्जाइज किए जाते हैं, किस तरह से कौन से जेम स्टोन्स की पावर को यूज़ किया जाता है, ये सब आपको बेसिक से एडवांस तक सीखने को मिलेगा। अगर आप इस वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिएगा और वर्कशॉप में ज्वाइन करिएगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।